हेलो क्लास। तो आज हम कुछ एक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मार्केट के चैप्टर में आपके कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंजेस। उन टर्म्स को आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज योर गवर्निंग बॉडी, सेकंड कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्यूलेटर्स। तो इन डिटेल करते हैं। फर्स्ट टर्म आपके यूज़ होते हैं गवर्निंग बॉडी। नाउ व्हाट इज़ गवर्निंग बॉडी? जितने भी हमारे डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? ये गवर्निंग बॉडीज़ उनको रेगुलेट करती है। जो स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड जो पावर्स बनाई जाते हैं इनके रिगार्डिंग को रेगुलेट किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। वो रूल्स और लॉज कौन बनाता है? दीज गवर्निंग बॉडीज़। अभी डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए क्या करती हैं? इनके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उनमें रूल्स में कुछ चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट्स करने हैं पावर्स में, उन पावर्स को उनको अमेंड किया जाता है। ठीक है, सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड दैट ऑपरेशन ऑफ द रूल्स। लॉज बनाए जाते हैं, बाय लॉज बनाए जाते हैं। मीन्स स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड जो भी उनको रेगुलेट करने के लिए जो उनके पास पावर होती है, जो भी काम करना होता है, वो सारा काम कौन करती है? ये गवर्निंग बॉडी करती है। इनके पास फुल जुरिसडिक्शन होती है, पावर्स होती है इनको रेगुलेट करने के लिए। इनकी मैनेजमेंट को, स्टॉक एक्सचेंजेस को मैनेजमेंट को कौन कंट्रोल करता है? दीज गवर्निंग बॉडीज़। अब इसके अंदर कौन कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब सेबी के पास पावर्स होती है कि इन गवर्निंग बॉडीज़ की अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये प्रेसिडेंट कौन नॉमिनेट करता है? सेबी नॉमिनेट करता है इसके प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, ऑफ स्टॉक एंड अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्निंग बोर्ड। इस गवर्निंग बॉडी में कौन कौन से काम करते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, इसका जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कौन करता है? सेबी नॉमिनेट करता है। ये शॉर्ट नोट्स में आपको आ सकते हैं। ठीक है, कि गवर्निंग बॉडीज़ क्या होता है? जो स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनके लिए पावर्स बनाते हैं। ठीक है, लॉज बनाते हैं, वो कौन बनाते हैं? दीज गवर्निंग बॉडीज़। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। नाउ व्हाट इज़ कॉर्पोरेटाइजेशन? अब स्टॉक एक्सचेंजेस में कान्या कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट कराई थी। ठीक है, उस कब रिपोर्ट सबमिट कराई थी? ऑन 29 नवंबर 2002, जिसमें उन्होंने ये बोला था, सेबी को ये बोला था कि हमें हर एक स्टॉक एक्सचेंज को कॉर्पोरेट कर देना चाहिए, मीन्स उसको कंपनी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। दैट इज़ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। इसकी सजेशन किसने दी थी? कान्या कमेटी ने दी थी। कब दी थी? ऑन 29 नवंबर 2002। और सेबी ने क्या किया था? कान्या कमेटी की इस रिपोर्ट को क्या करा था? एक्सेप्ट किया था और उसको अप्रूव किया था। और यही जो उन्होंने सजेशन दी थी वो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पर लगाई गई थी कि हम जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन सबको कन्वर्ट करके कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाएगा, मीन्स उनको कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जब ये सेबी ने रिपोर्ट को अप्रूव कर दी थी, अप्रूव करने के बाद जितने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस थे उन सबको कंपनीज में क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। All the exchanges converted into companies and changed their character from non-profit entity to a profit entity। अब एक कंपनी का बनने का स्टॉक एक्सचेंज को क्या बना दिया गया? किस में कन्वर्ट कर दिया गया? कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर हो गया? व्हाट इज कॉर्पोरेटाइजेशन? देखो इसकी डेफिनेशन, इट मीन्स स्टॉक एक्सचेंजेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंपनी। कि अब जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको क्या कंसीडर किया जाएगा? एक कंपनी की तरह, मीन्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि उनको क्या कंसीडर किया जाएगा? एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब कान्या कमेटी ने ये जो सजेशन दी थी अपनी, वो क्यों की थी? इसके पीछे उनका आइडिया क्या था? द आइडिया इज टू, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था ताकि वो अपने मेंबर्स की, उस कंपनी की ऑनरशिप को हम सेपरेट कर सके, टू सेपरेट द ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज
फ्रॉम ईच अदर, कि हम मेंबर्स को और उसके लीगल कंपनी की लीगल एंटिटी को हम सेपरेट कर सके। इसलिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डिफरेंट जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको क्या कर दिया जाए, कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाए। नेक्स्ट आता आपका डीम्यूचुअलाइजेशन। नाउ व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन? इट मीन्स कन्वर्टिंग सच म्यूचुअल नॉन प्रॉफिट बॉडी इनटू कॉर्पोरेट बॉडीज। मेन मोटिव ये था कि जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट में मीन्स प्रॉफिट इनटू कॉर्पोरेट में कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि उसकी मैनेजमेंट को, उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को उसके मेंबर्स से हम सेपरेट कर सकें। सपोज ये डिफरेंट स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, किस किस के बीच में, कंपनी के बीच में और एक इन्वेस्टर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो होना चाहिए, अब एक जो स्टॉक ब्रोकर है, अब वो क्या है, स्टॉक ब्रोकर क्या है, एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, कंपनी और एक इन्वेस्टर के बीच में। तो भाई उसका लिंक कंपनी के साथ भी है, तो उसकी इनके डीम्यूचुअलाइजेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उन जो ये मिडिल मैन्स होते हैं, ये कंपनी की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उसको ना ले सके, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, डीम्यूचुअलाइज कर दिया गया। देखो, दिस इज टू इंश्योर दैट स्टॉक ब्रोकर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू, मीन स्टॉक ब्रोकर्स को एक कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती, ठीक है, ताकि वो जो कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर जाकर लीक ना कर दे। इसलिए उन कंपनीज को, उन डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या कर दिया गया, डीम्यूचुअलाइज कर दिया गया, ताकि हम ब्रोकर से, मिडिल मैन से उस कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक होने से रोक सकें, ठीक है, और उसका मिसयूज़ होने से उसके ऊपर रोक लगा सकें। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज जिसको क्या कर दिया, कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया और डीम्यूचुअलाइज कर दिया गया। दैट इज डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। नेक्स्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से ये क्वेश्चन आता ही है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्यूलेटर्स? टाइप्स करने से पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज हुआ स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? ये वो मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी मार्केट में दो तरह के लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, एक तो करता है इन्वेस्टर और एक करता है स्पेक्यूलेटर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट करने का, बट स्पेक्यूलेटर का मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। इनका ऑब्जेक्टिव शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को परचेज करने का नहीं होता स्पेक्यूलेटर्स का। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिर्फ पैसे कमाने का, इनको सिर्फ प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। इसलिए वो स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, नॉट टू परचेज और सेल द सिक्योरिटीज बट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। बट इन्वेस्टर का एक्चुअल में ये मोटिव होता है कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, सेविंग्स करना चाहता है, इसलिए वो स्टॉक मार्केट में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्यूलेटर्स। कितने टाइप के स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, कौन कौन से होता है, उनका किस तरीके का नेचर होता है। एक होता है बुल, बियर, स्टैग एंड लेम डक। इन डिटेल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज योर बुल एज अ स्पेक्यूलेटर। बुल नेचर के जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका जो नेचर होता है वो एक तेजी वाला, इनको हम तेजी वाला भी कह सकते हैं। बुल्स आर ऑल्सो कॉल्ड तेजी वाला। इनको तेजी वाला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में जो सिक्योरिटीज़ का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। He is an operator who expect a rise in price of securities in the future. इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो ये सोचते हैं, उनकी ये इंटेंशन होती है माइंड में कि फ्यूचर में सिक्योरिटीज़ का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस एंटिसिपेशन से, इस सोच से वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बल्क में परचेज कर लेते हैं। He makes purchase in anticipation of a price rise with the intention to sell at a higher price. कि वो प्रेजेंट में बहुत सारे शेयर्स परचेज कर लिए, क्यों, क्योंकि उनकी इंटेंशन क्या होती है कि फ्यूचर में उनके शेयर्स के प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे ही वो मार्केट में क्या कर दें, उन शेयर्स को सेल कर देंगे। He has no intention, इनका मेन ऑब्जेक्टिव
शेयर्स की डिलीवरी लेने का नहीं होता, सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी लेने का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक स्पेक्यूलेटर है, उनको सिक्योरिटीज़ से मतलब नहीं है, उनको शेयर्स से मतलब नहीं है, फिजिकल शेयर्स से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि वो शेयर्स की डिलीवरी ले। बट उनका सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनको क्या अर्न करना है? प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। ही बाइज ओनली फॉर रीसेलिंग। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिक्योरिटीज़ को परचेज करने का, ताकि वो फ्यूचर डेट पर जब सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे वो उनको क्या कर दे? रीसेल कर दे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सके। इसलिए इनके नेचर को बुल्स एज जो स्पेकुलेटर्स हैं, इनके नेचर को एक एनिमल मीन्स एक बुल के साथ क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। जैसे बुल एक किक करके अपने विक्टिम को एकदम हवा में उड़ा देता है, उसी तरीके से बुल्स जो होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो एकदम से बल्क क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स को बल्क में खरीद कर जैसे ही उसकी कंपनी के प्राइसेस बढ़ते हैं फ्यूचर में, वो उनको क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। हियर तेजीवाला थ्रोज प्राइस इन द मार्केट बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज इन बल्क क्वांटिटी। और इस मार्केट में जो बुल मार्केट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुल एज स्पेकुलेटर। इस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? बुलिश मार्केट। इसको और क्या बोला जाता है? बुलिश मार्केट भी बोला जाता है, जिसमें जो इन्वेस्टर्स, अगर मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड्स लेना, तो प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये थे आपके बुल्स, जिनको हम और क्या बोलते हैं? तेजी वाला ही बोला जाता है। और इस मार्केट को क्या बोला जाता है? बुलिश मार्केट। नेक्स्ट हम करते हैं बियर एज अ स्पेक्यूलेटर। अब इसका ऑपोजिट है, ये बुल्स का ऑपोजिट है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अ बियर प्रेसेस इट विक्टिम डाउन टू द ग्राउंड। अब वो थे बुल्स थे, अब उनका मेन ऑब्जेक्टिव वो ये सोचते थे कि फ्यूचर में उस कंपनी के जो प्राइजेस हैं वो क्या होंगे? एकदम से हाई हो जाएंगे। जैसे ही हाई होंगे वो मार्केट में उसको रीसेल कर देंगे। जैसे उसको सेल करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा। अब जो ये बियर एज ए स्पेक्यूलेटर होते हैं, इनको और क्या बोला जाता है? इनको मंडी वाला बोला जाता है। और बुल्स को हम क्या बोलते हैं? तेजी वाला। अब इनको मंडी वाला क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बुल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, बट बियर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सिक्योरिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो फ्यूचर में क्या हो जाएंगे? फॉल, मतलब गिर जाएंगे। तो वो क्या करते हैं? प्रेजेंट में ही वो क्या करते हैं? करंट प्राइसेस पर अभी जो प्राइस चल रहा है शेयर्स का, वो उन शेयर्स को अभी क्या करने लग जाते हैं? सेल करने लग जाते हैं। बुल्स में वो फ्यूचर में सेल करते हैं, बट बियर में वो करंट प्राइसेस पर ही शेयर्स को क्या करने लग जाते हैं? सेल करने लग जाते हैं। They expect the price to fall in the future and therefore start selling at current price with a view to, वो कहते हैं अभी हम सेल कर देंगे, फिर जैसे ही फ्यूचर में उनके शेयर्स का प्राइसेस कम होगा, फिर वो उसको क्या कर देंगे? दोबारा से रीपरचेज कर लेंगे एट लोअर प्राइजेस। अब यहाँ पे आता है कि अगर, अब ज़रूरी नहीं है कि जो बियर सोच रहे हैं ऐसा ही होगा। इफ़ प्राइजेस डाउन एज पर एज एक्सपेक्टेशंस ऑफ बियर, कि अगर उनके वो ये बियर स्पेकुलेटर ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइजेस कम हो जाएंगे, ठीक है, अगर उनके हिसाब से ऐसा हो रहा है तो वो प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। अदरवाइज उनको क्या पे करना पड़ेगा? जो डिफरेंस होंगे प्राइजेस में वो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। देखो, इफ़ ऑन द अदर हैंड, अब वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइजेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इफ द प्राइजेस कम डाउन एज पर एज एक्सपेक्टेशन ऑफ द बियर, तो उसको क्या मिलेगा? ही अर्न्स प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड, अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइजेस डाउन ही आए, अगर प्राइजेस इंक्रीज हो गए फ्यूचर में तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? उस प्राइस का डिफरेंस उसको पे करना पड़ेगा। अब ये हमें पता है कि एक स्पेकुलेटर है, एक इन्वेस्टर नहीं है। इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव शेयर्स की डिलीवरी लेना नहीं होता। इन केस द प्राइस डू नॉट फॉल एज पर एक्सपेक्टेशन, अब वो कहते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट में प्राइजेस फॉल नहीं होते तो ये क्या करते हैं? र्यूमर्स, मतलब अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं कि इस कंपनी के प्राइजेस क्या होने लगे हैं? डाउन होने लगे हैं, घटने लगे हैं। तो वो क्या करते हैं? उसको करंट प्राइसेस पर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, दे मे फ्लोट र्यूमर्स इन द मार्केट टू ब्रिंग प्राइजेस
डाउन, क्योंकि वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस कंपनी के शेयर्स का जो प्राइस है वो कम कर दें ताकि उनको प्रॉफिट हो, उनको फ़ायदा हो। तो उसके रिगार्डिंग वो र्यूमर्स फैलाना शुरू कर देते ताकि उस कंपनी के जो प्राइजेज है, शेयर्स की जो प्राइजेज हैं वो कम होना शुरू कर दें। इस टाइप ऑफ मार्केट को हम क्या बोलते हैं? बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट भी इसको बोला जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? बुलिश मार्केट। इसको हम बोलते हैं बेरिश मार्केट। नेक्स्ट आता है आपका स्टैग एज अ स्पेक्यूलेटर। अब स्टैग जो होते हैं वो थोड़े डरपोक नेचर के होते हैं, कॉवर्ड्स होते हैं ये बहुत सोच समझ कर चलते हैं, बहुत कॉशियस से, बहुत सोच समझ कर, बहुत सेफली ये चलते हैं मार्केट में। दिस नेचर ऑफ अ स्टैग इज कॉवर्ड इज मीन्स ये बहुत डरपोक नेचर के होते हैं, ये रिस्क बियर नहीं करते हैं, ये बहुत सोच समझ के बहुत सेफली चलते हैं। अ स्पेक्यूलेटर रिमेन्स कॉशियस इन द स्टॉक एक्सचेंज, ही डज नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द मार्केट। ये बुल और बियर की तरह हम करंट प्राइसेस पे या फ्यूचर डेट में अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज नहीं करते हैं, बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ही ओनली रिलाइज ओनली इन अप्लाइंग फॉर न्यू शेयर्स एंड सेल देम। वो क्या कहते हैं? कंपनी के पहले से ही बल्क में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स ले लेते हैं, फिर उसको प्रीमियम पे मीन्स जिस प्राइस पर उन्होंने ख़रीदा है उससे ज़्यादा प्रीमियम पे, वो ज़्यादा प्राइसेस पे वो इन्वेस्टर्स को आके क्या करते हैं? रीसेल कर देते हैं। तो ऐसे टाइप के स्पेक्यूलेटर्स को हम बोलते हैं स्टैग स्पेक्यूलेटर्स। ये क्या करते हैं? न्यू शेयर्स को परचेज करते हैं एक कंपनी के ज़्यादा क्वांटिटी में। न्यू शेयर्स को परचेज करने के बाद वो प्रीमियम मीन्स ज़्यादा प्राइसेस पर आगे इन्वेस्टर्स को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। अगर उनको उनकी क्या मिली? अलॉटमेंट मिली। ही सेल द शेयर्स बिफोर बीइंग कॉल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। कि कंपनी अलॉटमेंट मनी उनसे मांगे उससे पहले ही वो क्या करते हैं? डिफरेंट इन्वेस्टर्स को आगे उन शेयर्स को आगे रीसेल कर दिया जाता है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं स्टैग स्पेक्यूलेटर्स। अब ये क्या करते हैं? कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, ताकि उनके सारे के सारे शेयर्स सेल हो जाए और उनको उन शेयर्स की अलॉटमेंट मिल जाए। अगर शेयर्स की उनको अलॉटमेंट मिल जाएगी तो वो आगे उन शेयर्स को इन्वेस्टर्स को अलॉट कर पाएंगे, आगे उनको रीसेल कर पाएंगे। तो वो ज़्यादातर जो शेयर्स खरीदते हैं वो उन कंपनीज़ की शेयर्स खरीदते हैं जिसकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। So he select those companies whose shares are in more demand and likely to be sold at higher rates in the market, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम प्राइसेस पर उनको मार्केट में सेल कर सके। That is stag as a speculator. लास्ट हम करते हैं लेम डक एज अ स्पेक्यूलेटर। अभी सेकंड टाइप होते हैं एक बियर की जो बियर्स होते हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो प्राइजेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। अब ये लोग भी क्या करते हैं? एक बियर की तरह काम करते हैं, जिससे बियर ये एक्सपेक्ट करता है कि वो करंट प्राइसेस पे सिक्योरिटीज़ को सेल कर दे ताकि वो फ्यूचर डेट में लोअर रेट्स पर उन सिक्योरिटीज़ को क्या कर लेगा? परचेज कर लेगा। इसी तरीके से लेम डक भी होते हैं, जब एक स्पेक्यूलेटर के हिसाब से मार्केट में काम नहीं हो रहा था, उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं, जब मार्केट नहीं चल रही होती कि वो एक्सपेक्ट करो प्राइस बढ़ेंगे या कम हो गए, तो वो क्या करता है? एक स्पेक्यूलेटर एक लेम डक मीन्स धीरे बहुत सोच समझकर एक लेम डक की तरह उस स्टॉक मार्केट में क्या करता है? डीलिंग करता है। अब ये भी एक बियर की तरह ये एक्सपेक्ट करता है एज बियर सेल सिक्योरिटीज एट करंट लेवल फॉर रीपर्चेजिंग एट लोअर लेवल, बट कुछ कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि जो एक स्पेकुलेटर सोचता है वैसा ही होगा, बट समटाइम्स इट हैपन्स दैट प्राइजेस डू नॉट फॉल। अब एक लेम डक क्या होता है? एक बियर की तरह होता है। अब वो ये सोचता है कि प्राइजेस फ्यूचर में कम होंगे, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करता है? ही इज़ नॉट एबल टू गेट द सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द मार्केट, कि उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा होता, तो वो सिक्योरिटीज़ में मार्केट में डीलिंग नहीं कर पाता। तो जो बायर्स होते हैं जो उससे आगे रीसेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज़, जो उससे परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटीज़, वो उनकी ट्रांजैक्शंस को आगे कैरी करने के लिए मना कर देते हैं। तो ये थे हमारे स्पेक्यूलेटर्स। आज हमने 4 तरह के स्पेक्यूलेटर्स पढ़े कि बुल एज ए स्पेक्यूलेटर्स,
जिसमें जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे। बियर जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर्स में प्राइसेस कम होंगे, ठीक है। स्टैग जो बहुत डरपोक, बहुत कॉवर्ड नेचर के होते हैं, जो बहुत सोच समझ के चलते हैं, जो न्यू शेयर्स को खरीदने में विश्वास रखते हैं। और एक होता है लेम डक, जब एक स्पेकुलेटर के हिसाब से मार्केट में सिक्योरिटीज़ का प्राइस चेंज नहीं हो रहा होता तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बियर की तरह काम करता है, उनको करंट प्राइसेस पर सेल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थे आपके शॉर्ट नोट्स, ये इंपॉर्टेंट